स्टेटमेंट नंबर 4, सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। बेटा किसी को नहीं सही से व्यू आ रहा तो अपना बदलने सीट देखना तो यही पड़ेगा अब। लेंथ 1.5 मीटर, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 1500। इट कैरी करंट 3 एम्पियर। सब कुछ दिया हुआ है, 3 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। फर्स्ट पार्ट तो ये है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, यही होता है ना? नहीं बेटा, म्यू नॉट एन आई होता है। उसको जो आप टोटल टर्म करोगे तब लेंथ आएगी नीचे, तब लेंथ आएगी ना नीचे। म्यू नॉट एन आई होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसमें रेडियस का कोई रोल नहीं है फिलहाल फर्स्ट पार्ट में। म्यू नॉट को म्यू नॉट ही रखो एक बार। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 1500। लेंथ कितनी है? 1.5। और करंट कितना है? 3 एम्पियर। अनिरुद्ध आगे आ जाओ। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसके पास नहीं बैठना। ये आंसर आएगा बेटा फर्स्ट। इसको भी पूरा सॉल्व करना है तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हो। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। क्या वैल्यू आएगी इसकी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो मेरा आंसर बनेगा 312 पाई 10⁻⁴ टेस्ला। चेक करो क्या आंसर है। बट ये आंसर मैच नहीं हो रहा। क्या मिस्टेक है इसमें? इसके आंसर गलत है। किसको? लेंथ तो मीटर में ही दिया हुआ है बेटा। फिर 10⁻⁴ कैसे सेट होगा? पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14। ये कितना बन गया? 36 के आसपास बन गया। 10⁻⁴ तो फिर भी रहेगा ना यहाँ। इसका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें, अच्छा यही है 0.038 है क्या? बट यहाँ दिया हुआ है 0.38 और इसने निकाला हुआ है 0.038। तो सही है, ये आंसर आ जाएगा अपना यहाँ से। ये वाली वैल्यू 38 बनेगी। 38 को करोगे तो 0.002 आनी चाहिए। 0.003 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्लियर। इसका सेकंड पार्ट भी है। वो ये कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन वर टू मूव विद स्पीड दिस along the axis of the solenoid, what would be the force experienced by it? 0। क्यों 0? देखो, सोलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? जैसे ये सोलिनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है इसमें। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? बी क्यू वी साइन 0 डिग्री। दोनों में एंगल 0 है ना, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 6। डाउट नंबर 6 कौन रख दे ऊपर? डाउट नंबर 6 अभी पूछूंगा फॉर्मूले आपसे जो डाउट ले रहा हूँ। बेसिक्स तो सबको आना ही चाहिए। प्रोटॉन ऑफ एनर्जी, प्रोटॉन की एनर्जी दी हुई है
एनर्जी क्या होती है? मोस्टली यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। वेरी स्मॉल पार्टिकल है तो वो मूव ही करता है, उसकी एनर्जी हमें गिवन है, दैट इज योर 3.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मेगा होता है 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19। ये आप ध्यान रखो इस बात का। तो 1.6 इंटू 10⁻13 जूल हो गए। तो इसको जूल बनाने के लिए मैं क्या करूं? 3.4 को 1.6 इंटू 10⁻13 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना उसकी एनर्जी है प्रोटॉन की। फिर वो हमें ये कह रहा है कि इट इज पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला विच एक्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शंस आपकी कैसे होती हैं किसी प्लेन में? जैसे ये कोई प्लेन है, इसमें आप इसको नॉर्थ ले लो, इसको साउथ ले लो, इधर वाला ईस्ट होता है, इधर वाला वेस्ट होता है, ऐसे है ना। और जो प्रोटॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। प्रोटॉन ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे। प्रोटॉन इज कमिंग लाइक दिस। प्रोटॉन ऊपर से नीचे आ रहा है और फील्ड साउथ से नॉर्थ है। दोनों में एंगल कितना होगा? 90 नहीं होगा? इमेजिन करो ना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पे ना नॉर्थ को ऊपर समझ लेते हैं। नॉर्थ ऊपर नहीं है, वो तो कॉपी पे ऊपर आया है। नॉर्थ और साउथ तो प्लेन पे होंगे। जैसे इस टेबल के ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ऊपर वाला तो ऊपर से ही आएगा ना। तो जो वर्टिकली डाउन आ रहा है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ थीटा मेरे पास कितना हो गया? 90। और वेलोसिटी मैं यहाँ से निकाल लूंगा, मास मुझे पता होता है प्रोटॉन का कितना है। वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी, थीटा मेरे पास है। फिर क्या निकालना है? व्हाट इज द फोर्स? अब फोर्स आपको निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है बी क्यू वी साइन 90 बन गया। ये साइन 91 है, तो क्या हम ये फोर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते? बी हमें गिवन है। चार्ज प्रोटॉन का मालूम ही है सबको, कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास प्रोटॉन का इसने दे दिया आपको शायद 1.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन तो अब आपके एंड पे है ना। पीछे कौन बैठा है? वंश है क्या? वंश खड़ा हो। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ। सीधा खड़ा हो, सहारा नहीं लेना। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ। सीधा खड़ा हो। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। गर्भ खड़ा हो। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। खड़ा हो जा। नहीं आता तो क्लास में क्यों होता? तो जिस चीज के डाउट ले रहे हो उसका फॉर्मूला ही नहीं आता। क्या पढ़ते हो आप लोग? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला छोड़ दे, पीछे मत देख। खड़ा हो। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। मतलब इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं साफ कर दिया। अब बता दो। हाफ एमडी स्केल होता है यार। कबीर बता इन तीनों को। बी क्यू वी साइन थीटा। ये क्यू क्या है इसमें? वी। वी वेलोसिटी किसकी? पार्टिकल की। और बी कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा किसके बीच में एंगल है? करंट और करंट तो आया नहीं फॉर्मूले में।
बी क्यू वी साइन थीटा में करंट कहाँ है? कबीर के अकॉर्डिंग फोर्स इज बी क्यू वी, दांत मत निकाल, तेरे को कुछ भी नहीं पता था, उसने फॉर्मूला तो बताया। बी क्यू वी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, हाँ कबीर, किसके बीच में एंगल है? चार्ज के बीच में नहीं, जानबूझ के किया था। मतलब किताब तो उठानी नहीं है, ये तो कसम डाली हुई है। डाउट्स 6 ले लो, 5th ले लो, पिछला कुछ नहीं पढ़ा। इधर आ, तू बैठ जा, कुछ तो होता है। इधर आ, इनको देखने में कैसे है। हाँ भाई, क्यों नहीं पढ़ते आप? सबसे ज्यादा परेशान था तू लॉकडाउन में, सर ऑनलाइन बुला लो, ऑनलाइन मत बुलाओ, ऑफलाइन बुला लो। ये आर्टिकल तो ऑफलाइन किया है, फिर नहीं हुआ क्या? पट्टी नहीं हो जाएगी? एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स कितनी लगती है? क्यों? कोई रीजन होगा, नहीं पता का। मैंने एक आर्टिकल करवाया कल, प्रूफ के साथ करवाया। जीरो लगती है, सही कह रहा है, और जीरो ही नंबर आएंगे। एक कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगती है, क्यों भाई? बी आई एल साइन थीटा क्या था फिर कल? बैठ जाओ, कल से पढ़ के आना तीनों, चारों बैठ जाओ। हो गया डाउट ये 6 आपका? और कोई डाउट है किसी का? नहीं है? चलो आगे नोट करो चीजें और। मैंने कल क्या करवाया था, टॉर्क चल रहा था मेरा, टॉर्क एक्सपीरियंस वाला आर्टिकल हमारा पूरा नहीं हुआ। वो कहाँ तक हुआ था एक बार देख लो, उसको कंप्लीट करते हैं। हेडिंग क्या था? टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क क्या होती है बेटा? लास्ट में बैठ के बता दे। टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आपको ध्यान होगा, कल ये आपने डायग्राम बनाया हुआ था। एक कॉइल को लिया था हमने, और उसके अंदर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। ये मैग्नेटिक लाइंस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और ये करंट इस तरह से हमने ए बी सी डी में से पास किया था। यहाँ जो फोर्स आई थी वो नीचे की तरफ आई थी, और यहाँ वाली फोर्स ऊपर की तरफ आई थी। इधर वाली फोर्स किधर आई थी? आउटवर्ड ना, और ये वाली फोर्स आई थी इनवर्ड। ये डायग्राम सारा बना हुआ है। लास्ट लाइन में हमने ये लिखा था कि ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। इनकी नेमिंग देखना, यही थे क्या, ए बी सी डी। मैंने आपको ये कहा था कि एफ ए बी एंड एफ सी डी, जो सी डी पे लग रही है, आर इक्वल एंड अपोजिट, तो दे कैंसल ईच अदर। चेक करो, यही तक हुआ था ना? यही था लास्ट। अब ये दो फोर्सेस तो कैंसिल होगी, बट व्हाट अबाउट दीज टू फोर्सेस? ये दो फोर्सेस, एक अंदर की तरफ लग रही है, एक बाहर की तरफ लग रही है। ये इस कॉइल को घुमाएगी, ये इस कॉइल को घुमाएगी। तो इसको समझने के लिए ना, मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ। इमेजिन करना आप, ये जो कॉइल है, अब ये फोर्सेस अंदर और बाहर है, इसको पेपर में लाने के लिए ना, इसको अगर मैं 90 डिग्री पे घुमा दूं तो सिर्फ मुझे विड्थ विड्थ नजर आएगी, बाकी सारी कॉइल अंदर चलेगी। उससे क्या फायदा हुआ? ये जो फोर्सेस है जो अंदर बाहर थी, वो पेपर पे आ गई, ये तो कैंसिल होगी, इसको तो भूल जाओ। ये जो लेंथ बची है ना, ये सिर्फ विड्थ के बराबर आपको नजर आ रही है, बी।
तो इसी कॉइल को आप घुमा के देखो, आपके हाथ में अगर कॉपी है ना, कॉपी पूरी, उसको 90 डिग्री पे घुमाओगे तो सिर्फ विड्थ नजर आएगी उसकी, बाकी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये फोर्सेस आपकी अंदर और बाहर थी। थ्री डायमेंशनली इस पे बना नहीं सकते हम पेपर पे, तो मैंने इस कॉइल को 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया और दोनों फोर्सेस को पेपर पे ले आया। कौन कौन सी फोर्सेस? एक तो ये FBC, और ये जो अंदर थी वो ऊपर आ जाएगी अब, और ये क्या बन गई? FDA या AD या D। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, इनकी वैल्यू भी आपने कल निकाल ली थी। BIL ये है और BIL ही ये। हो गया, रोटेट कर लिया। अब टॉर्क निकालने के लिए मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा सा इस डायग्राम को क्लीन करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ, क्लीन करके और थोड़ा बेटर नजर आए, ताकि आप टॉर्क को अच्छे से समझ पाए। इस डायग्राम को निकाल देता हूँ यहाँ से, इसकी अब जरूरत नहीं है। हम उसको 90 डिग्री पे रोटेट करके यहाँ पर ले आए। तो मेरे पास जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है कि ये जो 90 डिग्री पे मैंने रोटेट किया था, उसके बाद कॉइल ऐसे दिखेगी। थोड़ा बड़ा कर दिया इसको। ये कॉइल का व्यू ये रहेगा, और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, BIL। एक फोर्स लग रही है BIL नीचे की तरफ, और एक फोर्स ऊपर की तरफ में। और एंगल ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। और इसकी जो विड्थ है वो मुझे B दिख रही है अब, क्योंकि मैंने इसको, जैसे ये देखो ना, ये आपके पास एक कॉइल है, मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो आपको ये दिखेगा, मुझे ये दिखेगा, सिर्फ ये विड्थ दिखेगी। वही मैंने बना दिया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कौन सा हो? ये वाली लाइन को अगर मैं मीट करता हूँ ना, ये वाला मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। आप चाहे तो इसकी नेमिंग कर सकते हो, AB विड्थ दिख रही थी ना, AB, और यहाँ पर आप कुछ M डाल दो परपेंडिकुलर, तो टॉर्क लिखो। टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक लेनी है, वो कितनी है? BIL। अब आप ही बताओ, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? B cos थीटा नहीं हो जाएगा? B का अगर मैं कंपोनेंट ही बना लूं तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? B cos थीटा। वो चाहे आप इस ट्रायंगल से बना के देख लो, अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और ये वाली साइड B है, इसको मुझे निकालना है, कुछ भी मान लूँ x, तो cos थीटा क्या होता है? x/b। तो x की वैल्यू क्या आएगी? B cos थीटा। वो आप रफली कर लो, सीधा यहाँ पुट कर दो। ये मेरे पास बन गया BI, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया होता है। अगली लाइन में इसको एरिया लिख देंगे, BIA cos theta। This is the torque acting on the current carrying coil। Torque acting on the current carrying coil। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? BIA cos theta। थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा कॉइल के प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। कॉइल के प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, बट एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको क्लियर करूंगा स्क्रीन को, एक बार नोट कर लिया आपने? एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे करता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, मैं नेक्स्ट शीट पर रिपीट करने वाला हूँ। एक बार इसको बना लो। प्लेन का मैं बनाता हूँ, इसको लिख लिया आपने यहाँ तक? आप अपने पहले डायग्राम को चेक करो जो आपने स्टार्टिंग में बनाया, उसमें हमने क्या किया था? एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लिया था,
और उसके उसको दोबारा से मत, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लिया था। यस, क्या कह रहे, लगी हुई रिकॉर्डिंग पे, मैंने लगाया था रिकॉर्डिंग। चलो अब आर्टिकल के बाद ही लगा देंगे। ये आपके पास, और यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया था, याद है, और ये वाला एंगल थीटा था। तो ये एंगल थीटा किसके साथ है, प्लेन के साथ है। जैसे मान लो ये कॉइल है, इसके साथ बी का एंगल थीटा। लेकिन हमें चाहिए होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर प्लेन के साथ नॉर्मल होता है हमेशा, आपने फ्लक्स में भी पढ़ा हो। एरिया वेक्टर प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बनाएगा, एक बार मैं इसको अल्फा ले लूं, तो आर्टिकल को आगे लिखो, लेट अल्फा बी द एंगल विच magnetic field B makes with the area vector A, which magnetic field B makes with the area vector A। तो फिर अल्फा प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, 90। तो अल्फा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस अल्फा। तो जो आपकी टॉर्क में, देन टॉर्क क्या बनेगा, बी आई ए कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। तो टॉर्क आपके पास बन गया बी आई ए साइन अल्फा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द आर्टिकल। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर आर्टिकल। एक बार लिख लो, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार नोट कर लो, दोबारा से बता देते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, आप कह रहे रिकॉर्डिंग ऑन है ना, शो नहीं हो रही हो, क्योंकि अब दोबारा करने लगा तो पॉज पूछ रहा था, ऑलरेडी चल रही है इसमें। ओके जी, देखिए अब सब लोग, दो फॉर्मूले हैं, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर तो आपको फॉर्मूला लगाना है कॉस वाला, न्यूमेरिकल में भी वो कंफ्यूज करेगा, तो आपको एंगल दिया होगा मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन के साथ। अगर न्यूमेरिकल में आपको ये कहे कि प्लेन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द फील्ड प्लेन, या ये कहे नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज मेकिंग एन एंगल दिस, तो दोनों फॉर्मूले अलग हो जाएंगे। अगर तो प्लेन एंगल बनाता है तो आप टॉर्क लिखेंगे बी आई ए कॉस थीटा इफ एंगल इज गिवन विद द प्लेन। अगर नॉर्मल ऑफ द प्लेन या एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन होता है। अगर मैं आपको ये कहता हूं एंगल बी मेक्स विद एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन होता है, उस केस में आपने टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है बी आई ए साइन अल्फा। और अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है, दोनों का सम मिलकर 90 डिग्री, ऐसे होगा। आर्टिकल को बहुत ज्यादा रिवीजन में लेके मत जाओ, बिकॉज अब आपको थ्योरी नहीं आनी। और फिर भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग करने के लिए टू द पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता ना, तो क्या डायरेक्शन होती है ये भी देख लो। पहले केस में हमने करंट लिया था क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक फोर्स आएगी ऊपर, वो आएगी बी आई बी साइन थीटा, और फिर नीचे आएगी। हमारे पिछले वाले केस में अंदर थी, दोनों होंगी इक्वल एंड अपोजिट, बट अब करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो उस केस में भी आप अपना एक्सप्रेशन वैसे ही कर सकते हो।
इधर वाली अंदर चली जाएगी इनवर्ड टू द पेपर, क्रॉस वाली होगी, और ये वाली बाहर आ जाएगी आउटवर्ड टू द पेपर, डॉट वाली होगी। इसका मैग्नीट्यूड होगा बी आई एल और इसका मैग्नीट्यूड होगा बी आई एल, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड। अब वर्टिकल और डाउनवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ये दो फोर्सेस ये रिस्पॉन्सिबल है टर्निंग इफेक्ट देने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है टर्निंग इफेक्ट। अब इसको बोर्ड पे लाने के लिए, इन दोनों फोर्सेस को पेपर पे लाने के लिए मैंने कॉइल को 90 डिग्री की रोटेशन दी, जिससे मेरी ये दो फोर्सेस इस तरह से पेपर पे आ गई। एक जो अंदर थी, जो फोर्स अंदर थी, मैं 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो पेपर पे आ जाएगी। मान लो ये पेपर है मेरा, ये फोर्स अंदर थी, मैंने 90 डिग्री पे घुमाया, पेपर पे आ गई। और ये वाली फोर्स बाहर थी, तो ये कहाँ चली जाएगी, फिर नीचे की तरफ आ। अब इसके बीच में ये डिस्टेंस कितना है, बी। ये मैग्नेटिक फील्ड था जिसने एंगल बनाया हुआ था थीटा। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये बी कॉस थीटा बनेगा। आइदर फोर्स, टॉर्क निकालने के लिए बी आई एल इंटू बी कॉस थीटा, एल इंटू बी क्या होता है, एरिया, बी आई ए कॉस थीटा। बट यहाँ पर एंगल किसके साथ बना हुआ है, प्लेन के साथ बना हुआ है। ये वाला एंगल प्लेन के साथ, अगर मैं इसके नॉर्मल के साथ बनाता हूँ अल्फा, तो वो 90 माइनस अल्फा बन जाएगा। तो ये आपने न्यूमेरिकल करते वक्त भी ध्यान रखना है कि एंगल आपको किसके साथ दे रहा है, क्या वो एंगल प्लेन के साथ दे रहा है, या नॉर्मल ऑफ द प्लेन दे रहा है, या एरिया वेक्टर दे रहा है। एरिया वेक्टर एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन सेम है, तब आप साइन वाला फॉर्मूला लगाए। अगर प्लेन के साथ दे रहा है तो वो आप किसका बनाए, कॉस वाला लगाए। प्लेन कैसे, जैसे बुक एक प्लेन है और ये पेन मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके बीच में अगर कोई एंगल है बुक और पेन के बीच में, वो प्लेन के साथ है। अब इस बुक का नॉर्मल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये एंगल किसके साथ हो गया, नॉर्मल के साथ हो गया। तो मोस्टली तो आपका ये फॉर्मूला यूज होना है, साइन अल्फा वाला मोस्टली। बट किसी ना किसी न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करने के लिए वो आपको एंगल विद द प्लेन दे देगा, उसको आप 90 में से माइनस करके अल्फा वाला फॉर्मूला लगाओ। अब 3 फॉर्मूले कल से हो चुके हैं आपके, 2 दिन से एक जैसे से आ रहे हैं। देखिए, एक तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, वो था बी क्यू वी साइन थीटा। इसमें भी साइन थीटा आया था, या अल्फा या साइन थीटा। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके अंदर भी साइन थीटा था। और तीसरा टॉर्क, जो मैंने आज करवाया, एल की जगह पे एरिया आ गया, साइन अल्फा। ये आपके पास 3 फॉर्मूले हमने प्रूव किए जो कि आपको यूज करने हैं। आपको न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम में। फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि, और ये भी पूछ सकते हैं ये अल्फा एंगल है किसके बीच में। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है ये कि सारे 100% न्यूमेरिकल होंगे। कंपटीशन में सारे न्यूमेरिकल होंगे, आपके थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होंगे। एमसीक्यूज थ्योरी के ऊपर होगा, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनता है, मान लो आपको मैं ये फॉर्मूला देके पूछ लूं, व्हाट अल्फा इज द एंगल बिटवीन, फिर 4 ऑप्शन दे दो, तो ये आपको आर्टिकल से क्लियर होगा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। इसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इसके अंदर आई एल आपका करंट एलिमेंट होता है, उसके साथ बी के बीच में एंगल थीटा। आर्टिकल करने का मतलब ये है कि उसको आप रिवाइज करो, ताकि बीच में से कोई क्वेश्चन वो डालेगा तो भी आप पिक कर लो। फॉर्मूले से न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरी आपके बीच में से आएगी। तो डायरेक्शन कौन बताएगा टॉर्क की, जब भी साइन आता है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, अब आई ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। तो उसी तरह वही रूल जो डायरेक्शन बता रहे हैं, स्क्रू रूल या थंब रूल, उससे आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर लगेगी। आई ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, समझ गए सब लोग। ओके, स्पेशल केस देख लो, सेम ही होंगे। अगर अल्फा
स्पेशल केसेस, अगर अल्फा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में साइन अल्फा की वैल्यू 0 होगी और टॉर्क 0। टॉर्क कब कब 0 होगी? जब जब एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 0 और 1 है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, उन केसेस में आपके पास टॉर्क 0 होगी। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगी? जब अल्फा क्या होगा? 90 डिग्री। टॉर्क आपके पास क्या आएगी? बी आई ए साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क किसी भी कॉइल पे कितनी लगेगी? बी आई। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, अभी तो मैंने एक टर्न लिए, हो सकता है कॉइल में बहुत सारी टर्न्स हो, इस तरह से कॉइल हो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारी हो, और उसमें आपको टॉर्क निकालनी है, तो आप नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करो। डायरेक्शन तो सेम ही रहनी है, एरिया भी सेम है, यहाँ बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल क्लोज क्लोज टर्न होती है, तो एरिया भी सेम है, करंट भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो उस केस में टॉर्क के फॉर्मूले में एन नंबर ऑफ टर्न्स और आ जाएगा, एन बी आई ए साइन अल्फा। ये भी नोट कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन अल्फा। समझ में आ गया तेरे को गर्व? गर्व और वंश, कल से तैयार रहना बेटा, पहले 5 मिनट में मैं पिछला लेक्चर सुना करूंगा क्लास दोनों से, और तुम दोनों का ऑनलाइन नहीं करेक्ट हो गए, ऑफलाइन ही आओगे तुम तीनों ही। चलो अगला आर्टिकल देखो, कहानी। देखिए, फोर्स बिटवीन force between two parallel straight current carrying conductor। हेडिंग बनाओ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दो पैरेलल एंड स्ट्रेट, जैसे ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, तो लॉन्ग कंडक्टर है, पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। इसमें करंट जा रहा है लेट I1, इसमें करंट जा रहा है I2, दोनों के बीच में सेपरेशन है R। क्या ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? वो हमें चेक करना है। देयर आर टू कंडक्टर्स, स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं जो कि बहुत लंबे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक में करंट जा रहा है I1, एक में करंट जा रहा है I2। एक कंडक्टर को आप X कंडक्टर का नाम दे दो, एक कंडक्टर को आप Y कंडक्टर का नाम दे दो। तो लेट अस टेक कंसीडर टू long straight conductors X and Y
having current I1 and I2 respectively. हमने दो कंडक्टर कंसीडर किए, लॉन्ग कंडक्टर X and Y having current I1 and I2 respectively placed parallel to each other at separation R सेपरेशन पे हमने इनको एक दूसरे के पैरेलल रखा। अब I1 कंडक्टर में करंट कितना है, सॉरी X कंडक्टर में करंट कितना है I1, और हमें पता है कि हर कंडक्टर का एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है अगर करंट हो तो इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना बन रहा है P पर, और किस डायरेक्शन में बन रहा है उसको मैंने नाम दे दिया B1। लेट B1 be the magnetic field at P मैंने डायग्राम में दिखा दिया, ड्यू टू करंट I1, और इनफाइनाइट लॉन्ग का फॉर्मूला अगर मैं क्लास से पूछूं अभी आधों को नहीं पता होगा, जबकि ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, I/R इंटू 2। किस किस को मालूम था? चलो, डायरेक्शन क्या है इसकी, करंट ऊपर है तो डायरेक्शन इसकी होगी इनवर्ड टू द पेपर, क्रॉस वाली, ये वाली डायरेक्शन इनवर्ड टू द पेपर। लिख लो, इट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इनवर्ड। वो आप राइट हैंड थंब रूल से देख लो, अपने हाथ में पेन को पकड़ो जिसमें करंट जा रहा है, थंब को करंट की डायरेक्शन में करो, टिप्स ऑफ द फिंगर जिधर जा रही है वो डायरेक्शन होती है, वो अंदर की तरफ जा रही है पेपर पे। राइट हैंड यूज करो, राइट हैंड टिप, यहाँ पर जो टिप है ना वो उस पॉइंट के अंदर की तरफ जाए। और वैसे भी आपको मैंने ये भी बताया कि राइट साइड पे अंदर होगा, लेफ्ट साइड पे बाहर। तो इसके ऊपर फील्ड इसके कारण है, I1 का फील्ड B1 है जो कि इस कंडक्टर पे लग रहा है, इसकी एक स्मॉल लेंथ ले लो DL, इसकी एक स्मॉल लेंथ ले लो DL, जिसपे मुझे क्या दिखाना है, मैग्नेटिक फोर्स, इसकी एक स्मॉल लेंथ ले लो DL। लिखो, लेट DL be the small length of conductor Y, DL be the small length of conductor Y। अब कितनी फोर्स लगेगी और किधर लगेगी ये आपने बताना है, कितनी फोर्स लगेगी। लेट DF21 ले लो, इसका नाम ऐसे रख लो, फोर्स ऑन 2/1, करंट 1 में है, फोर्स लग रही है 2 पे, उसका नाम रख दिया 21। लेट DF21 इज द, बेटा नहीं आवाज नहीं, इज द फोर्स experienced by DL element of conductor Y due to कंडक्टर X का करंट था, उसका फील्ड आया, इसके खुद के करंट पे जो फोर्स आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। आप डायरेक्शन बना के देखो, कल मैंने आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिखाया था। देखो, इसका करंट किधर जा रहा है ऊपर, और फील्ड किधर है इधर, तो थंब किधर आ रहा है इस तरफ आ रहा है, और ये मैंने डायरेक्शन को दिखाया। तो DF21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा B1 I2
DL साइन 90। 90 क्यों? क्योंकि फील्ड अंदर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो एंगल 90 होगा। तो DF21 का जो मैग्नीट्यूड है, B1 की वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ये बनेगा, इसमें I1 आएगा यार, म्यू नॉट बाय 4 पाई चलना भी थोड़ी बेटा, इसको कंप्लीट करो, ये बीच में नहीं रहना चाहिए आपकी। ये फोर्स आ गया आपकी, इसको बता दे बेटा अनिरुद्ध, इसको समझा दे सारी बात। इसको बता दे गाना किसका है, किसने गाया है, तो इसको जरा चैन नहीं आएगा। तो स्मॉल फोर्स स्मॉल एलिमेंट पे कितनी लगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R dl, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवार्ड कंडक्टर एक्स। इट इज एक्टिंग टुवार्ड्स कंडक्टर एक्स। ये एक्स की तरफ ये फोर्स है। एक बार ये सारा कंसेप्ट देख लो। सिमिलरली दूसरी फोर्स इधर आ जाएगी, और लास्ट में हम यही कंक्लूड करेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, फॉर इक्वल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन इस फोर्स को समझना जरूरी है। ये कंसेप्ट क्या था, यहाँ तक नोट कर लिया आपने? ये कंसेप्ट कुछ ऐसे था, इरेज कर दूं, टाइम पड़ा है ना 2-3 मिनट। ये कंसेप्ट क्या था कि आपके पास एक कंडक्टर था I1, उसका मैंने यहाँ फील्ड निकाल लिया B1, जिसका फॉर्मूला अनिरुद्ध को भी पता था, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू 2, और वो अंदर की तरफ था। अब यहाँ पर एक कंडक्टर और पड़ा हुआ है एक्चुअल में, जिसमें करंट जा रहा है I2, उसका मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL। तो फिर हमें फोर्स निकालना आसान हो गया, B1 I2 DL साइन 91 है, और B1 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला बना म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 बाय R इंटू DL। ये स्मॉल फोर्स थी मैग्नीट्यूड में, जो इस कंडक्टर के इस एलिमेंट पे लगी बिकॉज ऑफ दिस, और उसकी डायरेक्शन आई इधर। सिमिलरली दूसरी फोर्स निकाल लेना, इससे जो फील्ड आएगा वो आउटवर्ड आएगा। आप करके देख लो, फिंगर्स को घुमाओगे तो टिप बाहर निकलेगी। आउटवर्ड फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट, मैं सिमिलरली करके कर दूंगा, समझा रहा हूं बस, म्यू नॉट 4 पाई I2 बाय R इंटू 2, वो इधर आएगा। इसका भी DL एलिमेंट ले लो, फोर्स आएगी इधर DF12, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कंक्लूजन क्या हुआ, टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैं यहाँ पर आर्टिकल में तो यही लिखूंगा, सिमिलरली, हाँ अट्रैक्ट करेंगे क्या, तो DF12 is the force experienced by DL element of X due to Y। उल्टा हो गया ना ये, और इसका मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है, आप घर पे करके देख सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड वही आएगा, म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 बाय R इंटू DL, और डायरेक्शन आएगी टुवार्ड Y। डायरेक्शन क्या आएगी, टुवार्ड्स। तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, टू करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर, दे अट्रैक्ट और रिपेल, आंसर इज दे अट्रैक्ट, क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। कितनी फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगे, ये फोर्स आपके पास, इसमें दोनों करंट आ गई, और म्यू नॉट बाय 4 पाई भी आ गया, R भी आ गया, 2 भी आ गया, DL स्मॉल लेंथ भी आ गई। Two current carrying conductor parallel to each other attract each other,
और अगर ये एंटी पैरेलल होते तो रिपेल होते, एंटी पैरेलल क्या करते, रिपेल। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज होगी अब करने के लिए, नोट कर लो कल का काम। आज कौन से किए डाउट हमने, 4.32। अगला नोट करो सब बच्चे, 4.38। क्वेश्चन है 1 to 12। एक और कर लो आज, या बहुत है इतना, यही कर।